गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम अपने स्टैटिक जीके की क्लास में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ कुछ वन लाइनर लिखता जाऊँगा, आप नोट करते जाना, ठीक है। हेलो, चलिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम है, डीडीए जेई का एग्ज़ाम है, और भी जो रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम अभी रेलवे डी ग्रुप के चल रहे थे, और अभी आगे भी जो आएंगे उन सब के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द लार्जेस्ट स्लम एरिया इन इंडिया, एरिया इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा स्लम, और भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा स्लम है ये। और क्या है? धारावी। और ये है कहाँ? धारावी। किस, अब मुंबई थोड़ी बताएंगे, महाराष्ट्र। कहाँ बताएंगे? महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा स्लम और एशिया का भी सबसे बड़ा स्लम आपका क्या है? धारावी। अब ये है छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस was designed by, यानी कि आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई रेलवे स्टेशन जो है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिरकार हम ये क्यों डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा है, जैसे जैसे विदेशी लोग भारत में आए वैसे वैसे उनके कल्चर का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जिन जिन क्षेत्रों में वो डेवलप हुए वहाँ वहाँ पर उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसा कि स्पेशली जहाँ की हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ये वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? महाराष्ट्र जो है वो जैसे कोंकण तट है, वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ का पार्ट है। तो इस वेस्ट कोस्ट पे आपने देखा सबसे पहले पुर्तगाली आके बसे थे। पुर्तगाली वास्को डिगामा केरल के तट पर आया था, फिर धीरे धीरे गोवा पर अधिकार कर लिया, धीरे धीरे वो महाराष्ट्र तक फैल गए थे। तो पुर्तगालियों के आने से, यूरोपियंस के आने से जो आर्ट डेवलप हुई थी वो थी गॉथिक आर्ट। जैसे आप वहाँ के चर्च देखो, चर्च होता है ना, जैसे जैसे चर्च होते हैं उसी फॉर्मेट में आपको वहाँ के हाई कोर्ट मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट को देखो, गोवा के स्ट्रक्चर देखो, मुंबई रेलवे स्टेशन देखो, तो वो सब गॉथिक आर्ट में बना हुआ मिलेगा, है ना, जो कि यूरोपियंस के आने से डेवलप हुई थी। तो ऐसे ऐसे जैसे कि आप दिल्ली में देखो, जैसे मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के तुर्कों के जो आर्किटेक्चर थे उनका डिज़ाइन आपको मिलेगा, मेहराब टाइप स्ट्रक्चर, गुम्बद टाइप स्ट्रक्चर। ये मुगलों के और तुर्कों के आने से भारत में जो नई कला का उद्भव हुआ था उस तरह से आप देखते हैं कि जो भी विदेशी यहाँ आके बसते हैं उनका संस्कृति में, कल्चर में कहीं ना कहीं प्रभाव आपको दिखने लगता है ना। तो ऐसे ही जो ये पूछा गया है आपसे रेलवे स्टेशन, ये गॉथिक आर्ट का इसमें आपको दिखाई देगा। जैसे चर्च बने होते हैं, चर्च का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तिकोने तिकोने से, नोक नोक से दिखेंगे ऐसे। तो वेस्ट कोस्ट पे जो ज़्यादातर प्रभाव रहा वो यूरोपियन कल्चर का प्रभाव रहा है इमारतों में। क्लियर? तो आप इसके लिए लिखेंगे, इसका नाम है F.W. स्टीवन, F.W. स्टीवंस। ऐसा ही मैं आपसे कुछ, ये मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि मैं इस पर बात कर सकूं। ऐसा इसलिए जैसे कि आप देखें, आपसे एक पुराना क्वेश्चन होगा जो सब जानते होंगे कि दिल्ली का वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली कौन था, न्यू दिल्ली का आर्किटेक्ट कौन था? तो कौन था? जैसे हम लुटियंस दिल्ली नहीं बोलते क्या, एडवर्ड लुटियंस। तो लुटियंस दिल्ली, दिल्ली का वास्तुकार था, एडवर्ड लुटियंस जो था वो इसका वास्तुकार था। कितने स्टूडेंट हैं बाहर? आप ही आओ जल्दी, अब औरों को मत भेजना, हो गया फिर डिस्टर्ब हो रहा है, लाइव चल रहा है। तो
ऐसे ही चंडीगढ़ के लिए पूछते हैं, आप बात सुनो, भूल मत जाना। चंडीगढ़ के लिए पूछते हैं कि चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन था, वो भी एक प्लांट सिटी है, तो ली काबूर्जियर है ना। तो ली काबूर्जियर चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट, ये क्वेश्चन भी खूब आ रखा है। पहले दिल्ली के लिए आता था, दिल्ली का वास्तुकार कौन है ना, लुटियंस। आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का सन इन लॉ था लुटियंस, दामाद, है ना। तो जो लुटियंस दिल्ली बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो आर्किटेक्ट जो मैप वगैरह तैयार किया था वो उसी ने किया था। ऐसे ही चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली काबूर्जियर। ऐसे ही पूछ लिया कि जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसका जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, FW स्टीवंस। क्लियर। तो ऐसे करके एक दो पॉइंट के साथ आपको कोई ना कोई बात रिलेट जरूर हो जाएगी। तो आपको सोचते हुए चलना है, और जब प्रीवियस ईयर और वगैरह कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ऐसी चीजें जब जाएंगी तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि सर इन चीजों को क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आजकल ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, समझ रहे हैं ना। आगे देखेंगे। द UN, यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन designated as the international decade for drinking water and sanitation। तो आंसर रहेगा 1981 से 1990 के जो वर्ष था, डिकेड था, दशक था, उसको यूएन ने, किसने, यूएन ने क्या दर्जा दिया था, इंटरनेशनल डिकेड, अंतरराष्ट्रीय दशक। किसका, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का डिकेड, दशक, यूएन ने किसे किसे डेजिग्नेट किया था, 1981 से 1990 को। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखते हैं कि जैव विविधता दशक किसे घोषित किया, वो 2011 से 2020 तक का जो वर्ष था वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी डिकेड घोषित किया गया है। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा दशक किस चीज से रिलेटेड था। तो ये 3 4 5 आपको पता होने चाहिए। यूएन, ये जैसे ये यूएनओ है, नोट अलग से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, है ना, ये एक्स्ट्रा में है, ऐसे पूछ लेते हैं। आगे चले। तो आपको ध्यान देना है, स्टैटिक पढ़ते वक्त आपको हर डायरेक्शन में माइंड ओपन रखना है अपना। नेक्स्ट, द गोमतेश्वरा स्टैच्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितनी चीजें लिखी हैं वो अकेली अपने आप, मतलब इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज से लिंक जरूर हो रही हैं। श्रवण, अभी मैं इस क्वेश्चन पे इतनी सारी बातें बोलने वाला हूं, अगर आप ध्यान से सुने मेरी बातें तो आप बहुत सारे डिसीजन ले पाएंगे क्वेश्चंस के। श्रवण वेल गोला, इज मेड ऑफ। अब देखिएगा, लिख लीजिए और फिर सामने देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, गोमतेश्वरा स्टैच्यू, गोमतेश्वरा का जो मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, कहां पर, यहां पे आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि गोमतेश्वरा की मूर्ति क्या है, ये क्या बवाल है।
और ये श्रवण बेलगोला क्या है? आप सोचेंगे पता नहीं, हमें तो अजीब सा लग रहा है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि गोमतेश्वरा जी कौन है ये और श्रवण बेलगोला क्या है। तो देखो, ये जो गोमतेश्वरा है ये है ऋषभ देव जी के पुत्र। कौन है? इनकी जो मूर्ति है, ये पूछते थे ये कहां है, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटका मैसूर। ठीक है। अब ये आपने कहीं और भी पढ़ रखा है, मैं बताता हूं कहां पर। आपने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया और वहां चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। याद आया श्रवणबेलगोला? वही श्रवणबेलगोला है ये कर्नाटक वाला। अब ये ऋषभ देव जी के जो पुत्र थे गोमतेश्वरा जी, उनकी मूर्ति है। और ये बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी वहां के एक शासक के सेनापति चामुंड राय ने। ये क्वेश्चन खूब आता था, किसने बनवाई ये मूर्ति? चामुंड राय ने। इसी का नाम आता था, अलग से कुछ नहीं। कि बनवाने वाला कौन था गोमतेश्वरा जी की मूर्ति? चामुंड राय। ठीक है। और अब हमारे लिए हमसे पूछा क्या है कि ये मूर्ति बनी किस चीज की है? किसकी बनी है? ग्रेनाइट की। किसकी बनी है? ग्रेनाइट की। तो गोमतेश्वरा स्टैचू किसका है? ये ऋषभदेव जी के पुत्र का। कहां है? श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक। और ये बनी किस चीज की है? और ये श्रवणबेलगोला के बारे में आपने और कहां पढ़ा है हिस्ट्री में? चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला ही कर्नाटक चले गए थे। दक्षिण में कहां चले गए थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जहां उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के संलेखना सिस्टम से, संलेखना पद्धति, जैन धर्म में प्राण कैसे त्यागते हैं? संलेखना सिस्टम से, काया कलेश सिस्टम से, स्लो स्टारवेशन प्रोसेस, भूख प्यास से अपने शरीर को कष्ट देते हुए प्राण त्याग देना, इसका भी नाम पूछते हैं। तो ऐसे मेरी चीज, मैं जो बोलता रहूंगा ना, उनको चीजों को ध्यान से सुनते रहो, यही कहीं चीजें टकराएंगी आपके पढ़ते वक्त। तो जैन धर्म में जो लोग प्राण त्यागते हैं वो संलेखना सिस्टम, काया कलेश सिस्टम, स्लो स्टारवेशन प्रोसेस, है ना, ये रहता है। तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे थे। तो ये ऐसे करके लिंक हो गया। तो कुछ चीजें आपको मैं सब्जेक्टिव भी याद दिलाता रहूंगा, जो बच्चे पढ़े हुए बैठे हैं। समझ में आया? तो हमने कौन से 4 क्वेश्चन लिखे? फटाफट देखिएगा। सबसे बड़ा स्लम कौन सा है? धारावी। और जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उसका डिजाइन किसने बनाया था? FW स्टील। दिल्ली का डिजाइन किसने बनाया था? लिटन ने। और लिटन ने नहीं भैया, लुटियंस ने। और चंडीगढ़ का ली काबूर्जियर, ली काबूर्जियर। और यूएन ने कौन से दशक को ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का दशक बनाया है? 81-90। और यूएन कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और गोमतेश्वरा जो श्रवणगोला की जो मूर्ति है, श्रवणबेलगोला में जो मूर्ति है, वो किस चीज की बनी है? ग्रेनाइट पत्थर की। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम करते चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 5, नंबर 5 देखते हैं। द अमर जवान ज्योति। नाम सुना है ये कभी? द अमर जवान ज्योति was installed at the India Gate, at the इंडिया गेट इन। कब इंस्टॉल की गई थी? अभी क्या है, हाल ही में कुछ दिन पहले ना इसको शिफ्ट कर दिया गया, वहीं थोड़ा 200-300 मीटर और कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। पहले बीचों बीच जलती थी और अभी इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है अलग से। तो इसलिए इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा कि ये कब इंस्टॉल की गई थी? 26 जनवरी 1972 को। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसमें जो लोग शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में इसको इंस्टॉल किया गया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिससे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसी समय उसके बाद उन वीरों को याद करते हुए अमर जवान ज्योति जलाई गई थी इंडिया गेट पे। तो ये कब जलाई गई थी अमर जवान ज्योति, और कहाँ जलती है ये? इंडिया गेट पे, है ना। आगे नंबर 6,
द स्मॉलेस्ट बर्ड दैट lays the world smallest egg। देखो आप इस क्वेश्चन को पहले से जानते थे, लेकिन ये पूछा जिस तरीके से है ना, वो कंफ्यूज कर सकता है आपको, है कि नहीं? कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी चिड़िया है जो सबसे छोटा अंडा देती है? अब जो चिड़िया भी छोटी होनी चाहिए उसके लिए, हमिंग बर्ड। तो वही चीजें वही हैं, बस मॉडिफाई कर करके जब सामने रखी जा रही है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्जाम में। पहले से स्टैटिक जीके का पार्ट रहा, आपको समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले समझ, ये चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, आज वही चीजें मॉडिफाई कर करके आती हैं। नेक्स्ट नंबर, बेराना। ऐसे क्वेश्चन तो सर पे से जाते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, बेराना इज, जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता उन्हें आइडिया भी नहीं लगेगा। बेराना इज ए वेडिंग सेरेमनी ऑफ, किस कम्युनिटी की सेरेमनी है बेराना? पहली बात तो यही पूछ ले, जैसे ऑप्शन दे करके, कि बेराना क्या है, वेडिंग सेरेमनी है या क्या स्पोर्ट्स है, क्या रिचुअल्स है, ऐसे करके कुछ पूछ लें तो हमें एक चीज तो ये पता चला, बेराना क्या है, एक किसी कम्युनिटी की वेडिंग सेरेमनी है। और ये किसकी है? सिंधी लोगों की। किसकी? याद रहेगा? तो ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि अब ये रिचुअल कल्चर रिलेटेड हो गया है ना, ये प्योरली स्टैटिक जीके जिसका कोई आइडिया नहीं है, ऐसे कहीं का भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हमें आइडिया तब लगता है जब हम कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हो बुक से, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, तो वहाँ हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, बुक्स वालों ने बनाते वक्त क्या किया कि उनके एक्सप्लेनेशन को और डिटेल से रिलेट करते हुए लिख दिया, तो एक दो क्वेश्चन हमें और याद हो गया। या उनके ऑप्शन जो होते हैं, उनके ऑप्शन हमें हिंट देते हैं कि बताओ सिंधी कल्चर में वेडिंग सेरेमनी को ऐसे किन किन की वेडिंग सेरेमनी है, तो हम देखते हैं इसकी इसकी इसकी, तो फिर उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करके जान लेते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन की स्टडी करना, एक्सप्लेनेशन की स्टडी करना से हमें आइडिया लग जाता है कि और आगे चीज़ें क्या पॉसिबल हो सकती हैं जो एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट, केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ के ही क्वेश्चन को नहीं छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ी स्टडी भी करनी चाहिए कि इसके ऑप्शन क्या क्या रखे गए हैं, कुछ नया तो नहीं है ना, और है तो वो क्या है। तो ऐसे रिसर्च करते हुए, डिस्कशन करते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। जिस चीज़ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ना, जिस क्वेश्चन पे, जिसके बारे में ढूंढेंगे, सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना, कंक्लूजन निकालेंगे, वो आपको ज़्यादा समय याद रहेंगी। उससे अच्छा कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, टिक लगाया, आगे बढ़े, वो हो सकता है आप भूल जाएं। लेकिन जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा, बहस बन जाएगा, रिसर्च का पार्ट बन जाएगा, वो आपको ज़्यादा लंबा याद रहेगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ये आपको आता होगा। द शॉर्टेस्ट शैडो ड्यूरिंग ए क्लाउडलेस डे इज एट। शॉर्टेस्ट शैडो, सबसे छोटी परछाई कब बनेगी? जबकि बादल नहीं है। तो किस समय बनेगी? 12 बजे। जब सन बिल्कुल टॉप पे होगा सर पे, तो हमारी परछाई बनेगी नहीं। तो जब बॉडी की परछाई नहीं आए, समझ लो 12 बज गए, और जैसे ही दिखने लगे मतलब 12 से ज़्यादा बजने लग गए। तो 12 बजे परछाई नहीं बनती है, शॉर्टेस्ट बनेगी। तो क्या लिखेंगे हम? 12, दोपहर के 12। ठीक है, 12 बजे तो नून होता है, लेकिन 12:01 पे पीएम आ जाएगा। फिर लिख दिया, बस दोपहर वाला कंफ्यूजन ना हो। अब दिन रात में तो परछाई बनती नहीं है, फिर भी लिख दिया है। तो 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम है वो नून में रखेंगे, फिर उसके बाद पीएम चला जाएगा।
कई बार समझदार तो लोग समझ जाते हैं कई बार, लेकिन कुछ बच्चे नासमझी में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हमें लिखना पड़ता है, मजाक में ही समझ लो चाहे कैसे भी समझ लो। अगर आप कह रहे हैं तो लो, कर हम तो समझदार थे, हमें क्यों समझ रहे हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया इज। दक्षिण भारत की पुरानी लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है जी। और इनका डांस भी भरतनाट्यम पुराना है ना। तो पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, तमिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री, भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल कौन सा है। अब आपने देखा होगा, अगर सेना की बात करें, सेना, तो सेना हमारी 3 है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, है ना। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये है हमारी सेना। इसके अलावा जो है वो आते हैं अर्धसैनिक बलों में, जैसे आईटीबीपी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, सीएएसएफ हुआ, है ना, सीआरपीएफ है, और बीएसएफ है ना। तो वो अलग है, बिहार अलग चीज़ है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये सब क्या है, अर्धसैनिक बल। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सीआरपीएफ। क्या बताएंगे, सीआरपीएफ हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट प्योर स्टैटिक, द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड एट द राजपथ। यानी कि ये पूछ रहा है किस वर्ष में राजपथ पर पहली रिपब्लिक डे परेड हुई थी। जैसे आप देखते हैं 26 जनवरी पे सेनाओं का करतब दिखाते हुए और राज्यों की रैली टैब्लू निकालते हुए दिखाते हैं ना, तो पहली बार राजपथ पर कब हुआ था, ये पूछा है किस वर्ष में हुआ था, तो आप बताएंगे 1955। ठीक है जी। कब से हो रहा है ये, हाँ 26 जनवरी को हम करते हैं ना अपना देश की सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं, राज्यों की झांकी निकालते हैं, तो वो राजपथ पे कब से हो रहा है, 1955 से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिव फार्मिंग, थोड़ा सा ज्योग्राफी टच है। इंटेंसिव फार्मिंग is known as, और किस नाम से, इंटेंसिव फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर लिखेंगे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के नाम से, ये ऑप्शन में रहेगा। औद्योगिक कृषि के नाम से आप इसे पहचान सकते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग को। फार्मिंग के टाइप आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट 6 लेन
एक्सप्रेसवे, फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे इन इंडिया इज, पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा था? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। अच्छा, आपने सुना होगा हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में, सुना है क्या? देखो, हाईवे क्या होते हैं? नेशनल हाईवे सुना होगा आपने, स्टेट हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं। अब ये नया वर्ड है एक्सप्रेसवे। हाँ, ये क्या करते हैं, ये किसी ऐसे स्टेट हाईवे से कनेक्ट नहीं होते, जबकि नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे से कनेक्ट होते हैं। ये स्टेट हाईवे से कनेक्ट नहीं होते, ये सीधे एक शहर से बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए चलते हैं, जोड़ते हुए चलते हैं। इनमें आके रोड नहीं मिलती, ये अलग हो जाते हैं शहरों के लिए, है ना। और इनकी नॉर्मल कनेक्टिविटी नहीं होती, आप इनसे इनमें जल्दी से अप्रोच नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर लेन से ही आप इसमें एंट्री करते हैं, है ना। और लेन इनमें एंट्री करती है, ये नेशनल हाईवे से या स्टेट हाईवे से नहीं जुड़ते। इन पे स्पीड ज़्यादा होती है, ब्रेकर वगैरह नहीं होते, रेड लाइट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट इन पे नहीं रहता है बेसिकली। और नेशनल हाईवे पे आपको ऐसा मिल जाएगा, रेड लाइट भी मिल जाएगी और स्पीड उस पर कम रहती है। जैसे कि नेशनल हाईवे पे 100 की बात करें तो इस पर 120 रहेगी, है ना। तो ये अलग चीज़ है, एक्सप्रेसवे अलग होते हैं। उसमें भी स्टेट वाले अलग होते हैं एक्सप्रेसवे कुछ, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे का आपने नाम लिया ना, तो वो अलग से बना हुआ है और मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है। और वैसे जो रोड वगैरह होती हैं वो NHAI बनाते हैं और कुछ राज्य सरकार भी बनाते हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कि स्टेट ने बनाया है या NHAI ने बनाया है, क्योंकि उन पे कुछ आजकल हो रहा, ये टोल कटने वाला प्रोग्राम नहीं था क्या, कि इतने ये वाला 3,000 रुपये में इतना साल भर तक के लिए ऐसे ऐसे चलेगा वो, तो वो स्टेट हाईवे वाल नहीं होता है वो, तो वो उनके लिए होता है जो नेशनल हाईवे NHAI द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कंडीशन है, इसलिए हमें चीज़ों का क्लियर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा था? अब जैसे ये आप देखते हैं दिल्ली के कनेक्टिविटी के लिए, देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो NE4 है, नेशनल एक्सप्रेसवे 4 है। वो क्या है वो? और क्या बोलते हैं, जो ये दिल्ली मेरठ कनेक्टिविटी वाला है वो NE3 है। क्या है वो? नेशनल एक्सप्रेसवे 3। तो ऐसे करके और भी हैं, आप और चीज़ों पर बात कर सकते हैं और करेंगे कभी डिटेल में, अभी तो अपने काम की बात करते हैं। तो बेसिकली ये चर्चा में बना हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसलिए इसका आइडिया आपको होना चाहिए। पहले क्वेश्चन नेशनल हाईवे के लिए क्वेश्चन आते थे कि ये हाईवे कौन सा जाता है, जैसे अभी एक मैं बोल देता हूँ, जो ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, ये 44 है। कौन सा है? 44। तो पहले जब ये नहीं था, अब तो ये पूरी एक सीधी रोड है। तो जैसे आप कभी इंडिया का मैप देखते हैं पॉलिटिकल वाला, तो उसमें आपको एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे तक मिलेगी, वो NH44 है। और एक ऐसे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ते हुए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, जो महानगरों को जोड़ता है। पहले होता था, सबसे लंबा हाईवे था वाराणसी से कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे नंबर 7, लेकिन बीच में ना कुछ चेंज करते हुए कुछ रिसफल किए गए हैं, तो नंबर बदल गए हैं, है ना। तो अभी वो सबसे लंबा नहीं रह गया है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी था, उसी में जो MP के में ऊपर से ला करके रोड वहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है। तो अभी 44 सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जाता है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सरकार की योजना थी 4 महानगरों को जोड़ने की, वो भी आपको मैप पे अलग से दिखाई देगी। क्लियर? तो ऐसी बातें आप सुनकर ध्यान रखा करें। नंबर 14, नंबर 14, फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया to be run entirely on hydro and solar energy।
पूरा का पूरा या तो हाइड्रो एनर्जी से चल रहा है या सोलर एनर्जी से चल रहा है। ऐसा कौन सा है इंडिया का एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 15। जो नोटा आपने सुना होगा, नोटा नन ऑफ द अबव, सुना है क्या? जो चुनाव में एक जो ये वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसमें एक अलग से बटन ऐड किया गया था, लेकिन वो कब किया गया था इसी के लिए पूछ रहे हैं। नोटा जिसकी फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, ये भी एग्जाम में आ रखी है। नन ऑफ द अबव वाज फर्स्ट implemented इन, कब इंप्लीमेंट हुआ था ये नन ऑफ द अबव नोटा? 2013 में पहली बार, याद रहेगा। टेलीविजन वाज स्टार्टेड इन इंडिया, टेलीविजन समझते हैं? टेलीविजन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 1959। ऐसे ही मूवी से क्वेश्चन आ जाता है, मूवी के लिए क्वेश्चन आ जाता है, पहली बोलती फिल्म किसकी थी? पहली बोलती फिल्म जो जिसमें वॉल्यूम था, और पहली फिल्म कौन सी थी? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, और पहली बोलती फिल्म आलम आरा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये भी क्वेश्चन अलग से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते रहते हैं कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी जो बनाई गई इंडिया में। क्लियर? आगे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो। ऑल इंडिया रेडियो वाज एस्टैब्लिश्ड, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जिसे AIR बोलते थे, पहले यही था बैकबोन। ऑल इंडिया रेडियो वाज एस्टैब्लिश्ड, कब स्थापित हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो AIR कब स्थापित किया गया था? 1936 में। आगे आ जाइए। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि ये वायुयानों का चलना उड़ना हमारे देश में। एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, कब से शुरुआत हुई थी भारत में? ये हुई थी 1911 से। कब से हुई थी? 1911 से। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। तो ये है IGI एयरपोर्ट। नोटा नन ऑफ द अबव वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया 2013। फिर उसके बाद है टेलीविजन वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1959, जहां हमने ये बताया कि पहली मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, और पहली बोलती मूवी आलम आरा। और ऑल इंडिया रेडियो AIR कब स्थापित किया गया था? 1936। और अगर आपसे बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट भारत में कब से शुरू किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 1911 से। आगे बढ़ते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19। द आर्किटेक्ट of Gateway of India, गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट कौन थे? जॉर्ज विटे। जॉर्ज विटेट। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया?
मुंबई। इसे अगर आप पश्चिमी तरफ से देखें इंडिया में तो इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, गेट वे ऑफ इंडिया। हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, गुड़ियम केव गुड़ियम केव इज एन archaeological site situated in गुड़ियम केव जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो कहाँ स्थित है? तो आप लिखेंगे आंसर में तमिलनाडु। बताइए बच्चों, जो तमिलनाडु है वो भारत के किस साइड पे है? अगर आप पेनिनसुलर सेक्शन को देखें, इंडिया के प्रायद्वीपीय हिस्से को देखें, तो जो भारत है तमिलनाडु है वो भारत के ईस्ट कोस्ट पे मिलेगा या वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा? ईस्ट कोस्ट पे। जैसे कि मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूँ, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स आइडिया नहीं लगा पाते। तमिलनाडु इधर है, जी हाँ, और इधर की तरफ केरला है ये, ठीक है। तो इधर जैसे केरल का कोस्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? मालाबार कोस्ट। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल कोस्ट। इस बात को भूलना नहीं है। और ये महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई सा भी आ सकता है। कोंकण तट। इन तीनों में से ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालाबार, कोरोमंडल और कोंकण। क्लियर? हटा दूं इसको? ये आपको याद रखना है, अच्छे से पहचान लो। कोरोमंडल किसका नाम है, मालाबार किसका नाम है और कोंकण किसका नाम है। क्लियर? तो महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और केरला के तट को मालाबार तट कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, the first sugar industry based on beetroot was established at, कहाँ लगाई गई पहली शुगर इंडस्ट्री जो कि बीटरूट बेस्ड थी? वो कहाँ लगाई गई? श्री गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर राजस्थान में लगाई गई। क्लियर? पहली शुगर इंडस्ट्री जो कि बीटरूट बेस्ड थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? गंगानगर राजस्थान। इंडिया, ये बायो में भी मैंने आपको काम कराया था ये वाला क्वेश्चन। इंडिया वाज सर्टिफाइड एज बीइंग फ्री फ्रॉम पोलियो पोलियो से मुक्त भारत को कब घोषित कर दिया गया था? कब दर्जा मिल गया था भारत को? कब सर्टिफिकेट मिल गया था कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है? किस ईयर में? 2014 में। वेरी इंपॉर्टेंट। द नेशनल
नेशनल रिसर्च सेंटर, द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड, इज लोकेटेड एट, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहाँ लोकेटेड है? यह है बीकानेर राजस्थान। कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24, ओलोंग, ध्यान से, शब्द कितना अजीब सा लग रहा है देखने में। इज ए वेरिएंट, वेरिएंट के नाम से एकदम कोरोना दिमाग में आ जाता होगा। ओलोंग, ओलोंग इज ए वेरिएंट ऑफ, किस चीज का वेरिएंट है ओलोंग? किस चीज की प्रजाति है? चाय की। किसकी? चाय की प्रजाति है ओलोंग। याद रहेगा? यही तो तुक्का मारने में गड़बड़ होती है एग्जाम में, कि कहाँ करें, किस पे टिक करें, ये तो उसके जैसा लग रहा है। ओलोंग इज ए वेरिएंट ऑफ या वैरायटी ऑफ चाय, टी। क्लियर? आगे बढ़े। नंबर 25, इंडियाज लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, इंडियाज लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है एलपीजी की? वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो जाती है जामनगर से लोनी, जामनगर टू लोनी। लोनी समझते हैं? दिल्ली। अच्छा, एलपीजी से याद आया, ये जो एलपीजी है इसकी फुल फॉर्म आपको आती होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट एलपीजी का क्या है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन मुख्यतः इसमें होता है, और इसके साथ, ब्यूटेन के साथ मेन और दूसरा कौन सा है? प्रोपेन। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ये मेन कंपोनेंट है जिनमें अगर पूछे चीफली क्या पाया जाता है मुख्यतः, तो ब्यूटेन है। ठीक है। और एलपीजी में अपनी कोई स्मेल नहीं होती, उसमें स्मेल के लिए अलग से कंटेंट डाला जाता है मरकैप्टल, जो कि सल्फर का कंपाउंड है, थायोमरकैप्टल, है ना। तो मरकैप्टल की स्मेल होती है जो एलपीजी में हमें आती है। क्लियर? जो कि सल्फर का कंपाउंड है। तो जो गैस एलपीजी में से जो खुशबू आ रही है, अलग से गंध आ रही है, वो किस कंपाउंड की वजह से आती है? वो कौन किस चीज का कंपाउंड होता है? तो ऐसा पूछेगा, सल्फर का, आप बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जैसे ये एलपीजी की बात हो गई, ऐसे सीएनजी की बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य कंपोनेंट क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन है इसका मुख्य कंपोनेंट। ऐसी बायोगैस जो होती है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? वो भी मीथेन है, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। अरे समझ पा रहे हैं? तो ये इसके मेन कंपोनेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आती है। ये अगर आपसे पूछे सब गैस है क्या, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है। तो सीएनजी में भी मीथेन है, बायोगैस में भी मीथेन है, एलपीजी में ब्यूटेन है मुख्यतः, है ना। तो ये सब, कई बार आप देखेंगे सीवर के ऊपर कहीं से गैस आ रही होगी ज़्यादा, वहाँ आग लग जाएगी अपने आप ही अचानक से, सीवर में आग लग जाएगी, कहीं वहाँ से गैस रिलीज हो रही होगी। कोयले की खानों में जो ब्लास्ट हो जाते हैं, कई बार आग लग जाती है, ब्लास्ट होते हैं, वो भी मीथेन गैस की वजह से होते हैं। क्योंकि लाखों हजारों सालों से ज़मीन के नीचे जो जीवाश्म दब गए हैं, उनके चेंज होने की वजह से, रूप बदलने की वजह से ही तो वो कोयला बन गए हैं। तो वही सब क्या, जीवाश्मों से कौन सी गैस निकलती है? अपशिष्टों से, अपशिष्टों के सड़ने गलने से मीथेन गैस निकलती है, और वो जलती है। तो इसलिए कोयले की खानों में ब्लास्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में आएगा ऐसा करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हवा महल,
हवा महल ऑफ जयपुर एक क्वेश्चन तो यही बीच में बना देंगे हम कि हवा महल में कितनी खिड़की हैं बताओ, गिन के आओ। 1000 कुछ गिन ली हैं। डिजाइंड बाय, तो हवा महल का डिजाइन किसने बनाया था ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हमने इसमें और ऐड कर लिया, हवा महल में कितनी विंडो हैं, कितनी विंडो है 953 विंडो। कितनी 1000 1000। और इसका जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था लालचंद उस्ताद जी ने। डन। नेक्स्ट, चिपको, अरे किससे चिपकना है जी, चिपको मूवमेंट। क्यों चिपकना है पेड़ से, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, कब शुरू हुआ, और इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही, लेडीज की। अरे बंदे की नाम की बात कर रहा, मैं कहीं और पहुंच गया था। अभी दूसरा आंदोलन लिखवाता हूं, चलो आपके कहने से ही। ये हुआ है 1973 में। और चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है कहां से, जो आज का जो उत्तराखंड रीजन है ना। और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कौन थे नेतृत्वकर्ता, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। ऐसे ही एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए पूछेगा, और पूछेगा उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन है, मेधा पाटेकर जी। बुजुर्ग हो गई हैं अब, लेकिन अभी भी एक्टिव हैं, एकदम गर्म जोशी से नेतृत्व करती हैं चीजों का। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रखा है मेधा पाटेकर जी ने। और ये चिपको मूवमेंट की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्र से हुई थी, उत्तराखंड के, जो आज उत्तराखंड रीजन में लगता है, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, नेतृत्व करता थे इसके। तो ये चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, हाँ 1973 में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटेकर जी से है, और चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा जी से था। ऐसे 4 आंदोलन देखे उनके नेतृत्वकर्ताओं के नाम। जैसे कि दुग्ध क्रांति का संबंध किससे है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से। समझ पा रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था, तो गुजरात के थे वो। 2000 आई थिंक 11 या 12 में नहीं रहे थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 4 मूवमेंट के नाम दे करके उनसे रिलेटेड उनके नेताओं के नाम मैच कीजिए, तो वहां पे आपको हेल्प होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। निकनेम से क्वेश्चन है, बाल्टीमोर बुलेट, बाल्टीमोर बुलेट के नाम से कौन जाना जाता है, इज ए निकनेम ऑफ माइकल फेल्प्स। ये तैराक हैं, तैराक, और बहुत सारे ओलंपिक मेडल इनके नाम हैं। एक बार में कई एक ही ओलंपिक में इन्होंने कई मेडल जीते हुए हैं। जैसे कि मैंने ओलंपिक के जो क्वेश्चन करा रहा था स्टैटिक जीके के, उसमें करवाया था आपको। तो माइकल फिलिप का नाम है बाल्टीमोर बुलेट, बड़े जाने माने ओलंपियन है ये। इनके बारे में चीज़ें स्टडी करना। इंडिया गेट को और किस नाम से जाना जाता है, इंडिया गेट इज ऑल्सो नोन एज
इंडिया गेट इज ऑल्सो नोन एज, क्या, किस नाम से? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी इंडिया गेट को हम जानते हैं। नेक्स्ट, लोधी गार्डन कहाँ है ये? लोधी गार्डन वाज प्रीवियसली नोन एज, किसके नाम, किस नाम से जाना जाता था पहले ये? लेडी विलिंगटन पार्क, द लेडी विलिंगडन पार्क। अब ये जो लोधी गार्डन है, आपने लोधी डायनेस्टी का नाम सुना होगा, सुना है क्या? किसके बाद आई थी ये? सैयदों के बाद आए थे। तो जैसे कि इसमें लोधी डायनेस्टी में आपने सुना होगा बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी जो कि आगरा नगर का संस्थापक था, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, है ना। और फिर आपने इब्राहिम लोधी, ये तीन इसके मेन रूलर हुए हैं। दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, जो बाबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र रूलर जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, इब्राहिम लोधी। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। तो ये सिकंदर लोधी ने बनवाया था लोधी गार्डन। किसने बनवाया था? हाँ, और एक खास बात, मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं, भारत में अष्टभुजाकार इमारतें, भारत में ऑक्टागोनल शेप की जो स्ट्रक्चर थे वो किस किस तुर्कों ने बनवाए थे? लोधियों ने। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो लोधियों ने कैसी इमारतें बनवाई? ऑक्टागोनल। ये जो आप जाएंगे ना ये लोधी गार्डन देखने, तो उसमें आपको अष्टभुजाकार इमारतें मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? अष्टभुजाकार। तो अष्टभुजाकार इमारतें बनाने वाला कौन सा राजवंश था? कौन सा तुर्की राजवंश? लोधी राजवंश। समझ गए? तो लोधी गार्डन जो दिल्ली में है उसके बारे में था ये। तो लोधी गार्डन वाज प्रीवियसली नोन एज लेडी विलिंगडन पार्क। और मतलब बहुत अच्छा हरा भरा है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, was फाउंड इन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी? मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, इसे लिखते हैं सीपीआईएम। क्या लिखते हैं? सीपीआईएम, शॉर्ट में सीपीआई ऐसे करके एम, ये नाम होता है इसका। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ईयर पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। जैसे ये आप देखते हैं उड़ीसा बंगाल में कहाँ एक्टिव रहते हैं ज़्यादा लोग, सीपीआई सीपीआईएम। नेक्स्ट, हो गया? लिख लिया ना? चलिएगा 32, बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड इन, बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड इन, कब बनाई गई थी बहुजन समाज पार्टी? 1984। नेक्स्ट, द डोगरी लैंग्वेज, द डोगरी लैंग्वेज is mainly spoken
इन किस रीजन में बोली जाती है? डोगरी। क्या जो डोगरी लैंग्वेज है, जो हमारी शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं, क्या उनमें शामिल है? 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं, क्या डोगरी उसमें है? क्या वो इनिशियली है? शुरुआत में जब 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जब संविधान बना था तब उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी, तो 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं वाला कॉन्सेप्ट था, कुछ भारतीय भाषाओं को जो दे रखा था आधिकारिक दर्जा, तो क्या उसमें डोगरी इनिशियली थी? नहीं थी, वो बाद में आई। तो डोगरी कब आई? कभी अभी कल परसों। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा था 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी ये। तो ये थोड़ा सा पॉलिटी रिलेट करके मैंने बोला। 2003। तो ये ऐसे करके जब आप कभी पढ़ें तो आप सोचें उन चीज़ों के बारे में, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान दें कि उनको आपने कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट में पढ़ रखा। अगर कोई स्टैटिक टॉपिक है, जैसे यहाँ डोगरी लैंग्वेज की बात आई, जैसे कि आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ होगा कि भाषाएं भाषाएं जोड़ी गई हैं, और 8वीं अनुसूची में ओरिजिनली 8 भाषा थी, 14 भाषाएं थी, ओरिजिनली 14 भाषाएं थी, और आज 22 है ना? तो पहले सिंधी जोड़ी गई थी, है ना? फिर उसके बाद 3 जोड़ी गई, और फिर 4 जोड़ी गई। तो ऐसे करके 3 अमेंडमेंट हैं। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया भी था कौन कौन से हैं वो, 21, 71 और 92। तो ऐसे लिंक करा करो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। भाषाओं वाले 3 अलग से छांट लो। ओरिजिनली 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, फिर बाद में आज कितनी है? 22। तो बाद वाले स्लॉट में 92 में 4 जोड़ी गई थी, 2003 में अमेंडमेंट हुआ था 92nd। तो ऐसे करके रिलेट करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, तो हमें चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी। वरना हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं कई बार। और ये भूलने वाली बात से डरना मत, ये सभी भूलते हैं। चीज़ें रिवीजन मांगती हैं, चीज़ें रिवीजन मांगती हैं। आगे नंबर 34, एक और पार्टी के बारे में है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी का नाम सुना होगा ना आपने? वाज फाउंडेड इन, अरे किसकी पार्टी है ये? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है उनकी। और ये बनाई गई थी 1998 में। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को एथेंस कहा जाता है? पूरब का एथेंस। इंडियन सिटी, विच इंडियन सिटी नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट? एथेंस, एथेंस ऑफ द ईस्ट, पूर्व का एथेंस किस शहर को बोला जाता है? मदुरई को। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये मदुरई शहर क्यों फेमस है? मीनाक्षी टेम्पल। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? हाँ, मदुरई में। इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट इज, कौन सा है भारत का पहला कार्बन फ्री स्टेट? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, लिख लीजिए आराम से। चलिएगा,
37. The saffron mission was initiated. The saffron mission was initiated in जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ शुरू किया गया था ये, किस ईयर में, ये पूछा है. तो 2010 में. तो सैफरॉन मिशन कहाँ चलाया गया ये? हाँ, सैफरॉन केसर की खेती करने के लिए जो फसल तैयार की जाती है उसमें पानी भर के दलदली भूमि होने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं करीवा. क्या कहते हैं? करीवा. तो क्वेश्चन आ जाता है करीवा क्या है? समझ गए ना, करीवाज. तो ये ज्योग्राफी में रहता है. तो सैफरॉन मिशन जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया, जिसके तहत केसर की खेती की जानी होगी 2010 में. 38. कहावा चाय. कहावा चाय इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टी. इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टी. कहाँ का? कश्मीर. कहवा चाय इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टी, कश्मीर. इंपॉर्टेंट है. रेड पांडा. रेड पांडा is a state symbol, is a state animal, sorry, state animal of. कहाँ का स्टेट एनिमल है रेड पांडा? सिक्किम. सिक्किम का. नेक्स्ट क्वेश्चन 40. The world's only floating post office is situated on. पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां से स्थापित किया गया है? डल लेक. डल लेक, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर. ठीक है जी. तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस किए, साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस किए जो अदर इंपॉर्टेंट थे, इनसे रिलेटेड थे, और जो मैंने आपको सामने बोल करके बताए. मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूं कि आप उनको भी बीच बीच में लिख लिया करें एक्स्ट्रा समझते हुए, है ना. तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू.